नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जो LT ग्रेड की वैकेंसीज हैं और GIC की वैकेंसी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन है इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस मेंशन है, सिलेबस का ये टॉपिक है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं अपना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की PDF में इंग्लिश में क्वेश्चन है ना। आज जो है दोनों भाषाओं में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको साथ साथ। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। भारत में व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ब्रिटिश पार्लियामेंट के कौन से अधिनियम ने समाप्त कर दिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखना, देखो मैंने आंसर दे रखे हैं आपको, क्योंकि ये PDF टेलीग्राम में जाता है, साथ साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखें, जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी ट्रेड पर मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया था। केवल प्रशासनिक कार्य ही उसके पास रिमेनिंग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड पर मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया गया था। बस चाइना के साथ जो ट्रेड था और टी का, चाय का, उसको अलाउ कर दिया गया था। बाकी सबसे मोनोपोली इसकी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, बेसिक प्रश्न है ये, एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जिसके आधार पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की, भारत की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, कानून बनाने वाली संस्था, उसको ये पावर मिल गई कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। तो ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया था, जिसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के पास होने के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया की, जैसे आज पार्लियामेंट है भारत की, वैसे ही उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की, उसको बजट डिस्कस करने की पावर मिल गई थी। आगे देखिए, Why in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना वो किस अधिनियम के आधार पर बना? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के आधार पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। Why which one of the following acts was the federal court in India created? इंडिया में फेडरल कोर्ट बना, इंडिया में जो फेडरल कोर्ट बना, देखो जो 3 प्रेसिडेंसी थी जहां पर बनाए गए थे, उनको कंबाइंड करके एक फेडरल कोर्ट बना उनके ऊपर। तो वो किस एक्ट के आधार पर बना? फेडरल कोर्ट किस एक्ट के आधार पर बना? 1861 का, 1909 का, 1919 का। तो ध्यान रखना इसमें 1861 फेडरल कोर्ट डी। हाँ ठीक है, ठीक है। फेडरल कोर्ट के बारे में देखो, जब हम सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस वर्जन की बात करते हैं, जैसे हम फेडरल कोर्ट कहते थे, तो वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, चार्टर एक्ट के आधार पर बना था वो। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। 5वां प्रश्न, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां देखिए, ये रीसफल हो गया है ये वाला क्वेश्चन इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दूसरा। तो पहला क्या कह रहा है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स
ऑफ 1919 की जो मॉन्टेक चैम्सोम रिपोर्ट थी, रिफॉर्म रिकमेंडेड थी 1919 की जो मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी, सुधार थे, उन्होंने रिकमेंड किया ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द विमेन एबव द एज ऑफ 21। 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल गया मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से। क्या ये बात सही है? तो ये गलत है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए gave women reserved seats in legislature, which of the statement given above are true? तो दूसरा सही है, तो ओनली बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं को रिजर्व्ड सीट दे दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो इंडिया की लेजिस्लेचर है वो पहली बार बाई कैमरल कब बनी? इंडिया की लेजिस्लेचर पहली बार बाई कैमरल कब बनी? बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय। इंडिया की लेजिस्लेचर पहली बार बाई कैमरल कब बनी थी? द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब जैसे आज संसद है, संसद इंडिया का लेजिस्लेचर है, संसद के दो पार्ट हैं, दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जिसके दो हाउस होते हैं उसे बोलते हैं बाई कैमरल। तो इंडिया की लेजिस्लेचर पहली बार बाई कैमरल कब बनी? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 वाला, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके बिहाफ पर भारत जो इंडिया की विधायिका थी, लेजिस्लेचर थी, उसको द्विसदनीय बना दिया गया था, बाई कैमरल बना दिया था। Which one of the following act led to the separation of Burma from India? बर्मा जो म्यांमार, कौन से एक्ट के बिहाफ पर इंडिया से बर्मा को अलग किया गया? तो इसके लिए जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी के आधार पर बर्मा को अलग किया गया। ठीक है, The proposal for framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by। देखिए, भारत में जो संविधान बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव था वो किस कमीशन के आधार पर रखा गया? तो ध्यान रखेंगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, यहां देखें, संविधान सभा, संविधान सभा बन गई और इसी ने जो है भारत का संविधान बनाया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये स्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे, परमानेंट चेयरमैन। अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, टेम्परेरी, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें टेम्परेरी, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्परेरी थे। ठीक है, Why is the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपोर्टेंट? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, अरे भैया 1935 के अधिनियम ने स्वतंत्रता थोड़ी ना दिलाई, तो ये गलत हो जाएगा। इट एनविसेज पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसी के बिहाफ पर पार्टीशन हुआ, ये भी गलत है। इट एबोलिश्ड द नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट को खत्म थोड़ी ना किया, भारत में मिला लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों इंपोर्टेंट है?
क्योंकि भारतीय संविधान में डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सी चीजें ली गई हैं, जैसे कि फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है ना। तो सबसे ज्यादा चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में ली गई हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? तो पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर ये थे, विलियम वुड्स नहीं थे। विलियम वुड्स क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution on India? संविधान सभा, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो ये स्वराज पार्टी ने रखा 1934 में। ठीक है, आगे Which of the following statements are true in relation to Constituent Assembly? संविधान सभा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? Assembly was based on adult suffrage. Adult suffrage मतलब एक निश्चित आयु के व्यक्ति वोट दे सकते थे इनके मेंबर के लिए। The Assembly was result of direct election. क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था? नहीं, कुछ इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट और कुछ नॉमिनेटेड थे। Assembly was multi party body. इसमें बहुत सी पार्टी थी। Assembly worked through various committees. बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है 2 4 ऑप्शन और देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो अलग अलग पार्टी से लोग आए थे, सिर्फ कांग्रेस के ही शामिल नहीं थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और शुरू में मुस्लिम लीग को कहा ही गया था, बाद में बाइकआउट कर दिया था उन्होंने। तो तीसरा और चौथा, और इसके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना रही थी, इसके अंडर में बहुत सारी कमिटीज काम कर रही थी। जैसे एक इंपोर्टेंट कमिटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, है ना। एक है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट, कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट, इनके अलग अलग चेयरमैन थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन पंडित नेहरू, ठीक है, ये याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी सदस्य थे उनमें से ग्रुप बनाकर सबको अलग अलग काम बांट दिया था और उन्होंने अपना अपना काम किया, तो काम टाइम पर हो गया। आगे देखें, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट, संविधान सभा जिसने भारत का संविधान बनाया उसके सदस्य कौन थे? क्या ये नॉमिनेटेड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? गलत। क्या ये नॉमिनेटेड थे गवर्नर जनरल के द्वारा? गलत। क्या ये इलेक्टेड थे बाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस? सही बात है, इलेक्टेड थे। अब इसमें एक वर्ड नहीं है, कुछ नॉमिनेटेड भी थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जो रियासतें थी वहां से नॉमिनेटेड भी थे और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी थे। तो सी आंसर हो जाएगा। केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग से आए ऐसा नहीं है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये हमने बात कर ली थी, राजेंद्र प्रसाद। यही स्थायी है, यही स्थायी अध्यक्ष हैं, ये हमने शुरुआत में बात कर ली, ठीक है। आगे, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई, जो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 6 दिसंबर को, 9 दिसंबर, ठीक है,
पहला सेशन। तब चेयरमैन कौन थे? तो तब चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर के बाद जब 11 दिसंबर को सेशन होता है तो 11 दिसंबर वाले सेशन में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड, तो 9 दिसंबर, अभी मैंने बताया आपको 9 दिसंबर 1946 को। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 12 सेशन हो गए, है ना, 11 सेशन और एक लास्ट में हुआ था, तो टोटल 12 बार संविधान सभा मिली थी। Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कमेंट में आप बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगला क्वेश्चन देखें। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम, जो स्टेट है और सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसे शक्तियां कहां से मिलती हैं? उसके पास इतनी पावर है, पर ये पावर आती कहां से है? पावर आती कहां से है? एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? लोगों ने। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लोगों से मिलती है। ठीक है, लिखित संविधान का जो ट्रेंड है, वो ट्रेडिशन है, वो कहां से चला? तो अमेरिका का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश का है। हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का पहला मनोनीत किया हुआ जो उपाध्यक्ष है, डेप्यूटी चेयरमैन, वो कौन है? तो भैया फ्रैंक जे एंथनी। फ्रैंक जे एंथनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं। वो फ्रैंक जे एंथनी लगातार जो है 7 बार मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के। तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, दो कथन दिए गए हैं, एक है कथन और दूसरे को कह रहे हैं कारण। कथन, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो दायरा है वो लिमिटेड है। कारण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम। भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें दूसरे देशों से कॉपी की गई हैं। ये तो सही बात है। कौन सा सही है? दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो ये गलत है। वो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अलग अलग देखें तो दोनों अपना सही सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि ये एक ही व्याख्या आर पूरी तरह से कर रहा है, वो गलत है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, Which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? भारत और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में कौन सी चीजें कॉमन हैं? तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, और सॉरी वहां के कोर्ट को कहते हैं फेडरल कोर्ट, और ऐसा ही इंडिया में है, उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट।
दोनों में ये चीज कॉमन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रू बताना है। तो ये जी बिल्कुल है। अगर पूछा जाए शुद्ध संघवाद सभी देशों में किस देश में है, तो वो है अमेरिका में। अमेरिका में शुद्ध संघवाद है, प्योर फेडरेशन है। इंडिया में पूरी तरह से फेडरेशन संघवाद दिखाई नहीं देता है, यहाँ अर्ध संघीय हम कह सकते हैं इसे। केसी वेयर हैं एक थिंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वेजी फेडरल है। कभी कभी तो ये हमें एकात्मक दिखाई देता है, कभी कभी संघवाद दिखाई देता है, तो इसे दोनों का मिक्स है, क्वेजी फेडरल। केसी वेयर ने कहा है ऐसा, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। क्या भारत की जो सरकार है फेडरल और यूनिटरी दोनों है? स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, तो ये गलत है। हमने भी फेडरल लिया है, लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा वाला है। हमने कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म, गलत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाता है? नहीं, वहां कैंडिडेट को जिताया जाता है। हमारे यहाँ भी जिताया जाता है, लोग अपॉइंट थोड़ी ना करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाई। कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? बताओ भाई। हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, विच कंट्रीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने अब इतना लंबा चौड़ा बोल के ना, और पूछ यही रहा है कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से? तो आयरलैंड से लिया है हमने। कहां से लिया है? आयरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट लिया है डीपीएसपी का। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से ले लिया है। आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर 51 हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल और गांधीयन थॉट्स पर आधारित डीपीएसपी, गांधीवादी डीपीएसपी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको पढ़िए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रावधान है और दूसरा उनका सोर्स, कहां से हमने वो कॉपी किया है। तो देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट, ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं। फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? यूएस के बिल ऑफ राइट से, अमेरिका से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिए? हमने ब्रिटेन से। यूनियन स्टेट के जो रिलेशन है वो हमने कनाडा से लिए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे मैच करने को है। निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है? फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है, ये तो मैच कर रहा है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, ये भी मैच कर रहा है। रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, सेंटर की जो बची हुई शक्ति है, तो भैया ये नहीं है ना। बाकी इमरजेंसी पावर हमने जर्मनी से लिए हैं, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए।
जुड़े रहिए हमसे। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिए। उन क्वेश्चंस को, उस डाउट को हम आने वाली क्लास में इंक्लूड करेंगे और आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जो भी आपकी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, कोई भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, आप चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो ध्यान रखेंगे इसको कमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी हमें पता लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।